हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। स्वागत आप सभी लोगों का। एक मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई थी और उसमें बात की थी मैंने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की। कारण ये था उस स्कीम का बहुत इंपॉर्टेंट होने का, क्योंकि इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और आज जो मैं आपके लिए स्कीम लेके आया हूँ, जिस पे आज बात करने वाला हूँ, इसकी भी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। दोनों ही सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड स्कीम्स हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस आने की संभावना भी क्रिएट होती है, अगर एग्जामिनर के दिमाग में आता है कि उसे गवर्नमेंट स्कीम्स को टच करना है, तो सबसे पहले वो इन्हीं दोनों स्कीम्स को टच करेगा, यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को, और आज की आपकी है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। आज बात करूंगा इस स्कीम पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और इस तरह से आप डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, जिससे कि एग्जाम में फुल स्टॉप लगा पाए आप। मतलब कोई भी क्वेश्चन इन स्कीम से आता है तो आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कंडीशन में हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड, किन के लिए है स्कीम, देखेंगे अभी डिटेल किन के लिए है क्या है। पहले देखते हैं फीचर्स, बहुत ही आराम से। तो अगर मैं देखूं फीचर्स में दोस्तों, तो दो आपको पहली ही लाइन में दो वर्ड्स दिख रहे हैं, एक है वॉलंटरी और दूसरा है कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये स्कीम भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की तरह पेंशन स्कीम है। ये स्कीम भी क्या है, पेंशन स्कीम है, पहली बात। और दूसरी वॉलंटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब ये है कि जो भी इस स्कीम में हिस्सा लेते हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी इस स्कीम में शामिल होना चाहते हैं, वो कंट्रीब्यूट करेंगे कुछ पैसे हर महीने, और सरकार भी करेगी, मतलब गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी, राइट, एज वेल एज जो बेनिफिशियरी है, जो पर्सन है, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक, तो ये बात हो गई। वॉलंटरी है मतलब स्वैच्छिक है, आप चाहें तो इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं और चाहें तो ना हो। ठीक, सीधी सी बात। अब आते हैं अगली बात पे कि भैया पेंशन कितनी मिलेगी इस स्कीम के तहत। पेंशन स्कीम है, बात समझ में आ गई। तो दोस्तों, जो पेंशन मिलेगी वो 3,000 रुपए प्रति माह, 3,000 रुपीज पर मंथ मिलेगी। और कब मिलनी शुरू होगी, जब जो भी बेनिफिशियरी है 60 साल की एज अटेन कर लेता है। मतलब आफ्टर, जैसे ही वो 60 साल का हो जाएगा, उसके बाद वो इस स्कीम का लाभ उठा पाएगा। मतलब उसकी पेंशन चालू हो जाएगी, हर महीने उसके खाते में 3,000 रुपए आ जाएंगे। जी हाँ, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, कैश नहीं मिलेगा, आपके सीधे अकाउंट में आएगा ये पैसा। ठीक, अच्छा मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसको पेंशन मिल रही थी और उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में क्या होगा। तो अगर वो पर्सन मेल है तो उसकी वाइफ को पेंशन मिलेगी, कितनी मिलेगी, 50% पेंशन मिलती रहेगी। मतलब उस आदमी को 3,000 रुपए मिल रहा था, तो अब वाइफ को मिलेगा 50%, यानी कि 1,500 रुपए प्रति माह। ठीक, और अब मैं बात करूं दोस्तों, अगर आपसे अगर वो इंसान फीमेल है तो उसके हस्बैंड को 50% मिलता रहेगा। ठीक, बात क्लियर यहां तक। पेंशन 3,000 रुपए मिलेगी, 60 साल की एज के बाद मिलेगी। अगर पेंशन मिल रही है, 60 साल का इंसान हो गया लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके स्पाउस को, हस्बैंड है तो वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को 50% पेंशन मिलती रहेगी, यानी कि 1,500 रुपीज पर मंथ मिलता रहेगा। अब आते हैं दोस्तों, ये तो हो गई थोड़ी सी फीचर्स। अब आते हैं, बात करते हैं कि भैया किन पे लागू होगी ये स्कीम, क्या पूरा प्रोविजन है। आइए देखते हैं जरा। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं इसमें कौन कौन से लोग कवर्ड होते हैं, तो इसका नाम ही बताता है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स वर्ड वहां पे देखा आपने, तो छोटे ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स जो छोटे दुकानदार हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जैसे कि कोई होम ट्यूशन ले रहा है, वो भी इस स्कीम का फायदा ले सकता है। ठीक, राइट, तो ये लोग कवर्ड हैं इस स्कीम में। और इसके साथ साथ एक बात और है, अगर आप ट्रेडर हैं, शॉपकीपर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं,
तो आपका टर्नओवर हर साल 1.5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। मैंने कहा फिर ये गरीब ही कहाँ रहा, ठीक, राइट। 1.5 करोड़ या उससे कम होना चाहिए, मतलब अप टू 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ रुपए है टर्नओवर तब भी आप इस स्कीम को ले सकते हैं, 1.5 करोड़ से नीचे है तब भी, लेकिन 1.5 करोड़ से अगर 1 रुपया भी ऊपर हो गया तो आप इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकते, आप इस स्कीम में सब्सक्राइबर नहीं बन सकते, कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक, बात क्लियर है। तो भाई पहले तो हो गई छोटे ट्रेडर्स और उनकी लिमिट दे दी 1.5 करोड़, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ये लिमिट थोड़ी कम होनी चाहिए थी। इस पे इंटरव्यू में शायद आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाए अगर आप क्लियर करते हैं तो, कि आपकी क्या विचार है ये सारी चीज़। ठीक, खैर आते हैं आगे। आपकी एज, अगर शामिल होना चाहते हैं इस स्कीम में, आप चाहते हैं कि जब आप 60 साल के हो जाएं तो आपको 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती रहे, तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 और 40 के बीच में होनी चाहिए। मतलब अगर आप इस स्कीम में शामिल होके अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं कि आपका पैसा कटता रहे और बाद में आपको पेंशन मिले, तो आपकी एज 18 और 40 के बीच में होनी चाहिए। 40 से ज़्यादा ना हो, 18 से कम ना हो। बात करूं दोस्तों कौन कौन से लोग कवर्ड नहीं होंगे इस स्कीम में, वो कौन कौन से लोग हैं जो इस स्कीम में कवर्ड नहीं होंगे। तो अगर आप एनपीएस में ऑलरेडी आपका पेंशन डिडक्ट हो रहा है, जनरली अभी जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप देखेंगे आपका भाई एनपीएस में आपका पैसा डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। एक फिक्स्ड अमाउंट सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है जिसको हम नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं, तो उसमें आपका पैसा डिडक्ट होता रहेगा। तो आप तो सोशली सिक्योर्ड हो गए, सोशल सिक्योरिटी आपकी हो गई। तो कोई भी पर्सन जिसका एनपीएस में पैसा डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, वो इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकता है। इसके बाद में बात करूं, अगर आपका पीएफ डिडक्ट हो रहा है, प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हो रहा है, या आपका ईएसआई का कार्ड बना हुआ है, तो भी आप इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकते हैं। प्यारे बच्चे चलते हैं आगे। जो बेनिफिशरी हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के, उनको तो ऑलरेडी 3,000 की पेंशन मिली थी। आपसे पिछले वीडियो में बात हुई है, इस पूरी स्कीम की चर्चा पूरी डिटेल में की है हमने। आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे इस वीडियो को आप देख लेना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि दोनों ही सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं। रिसेंट की स्कीम है 2019 की, ठीक है, और इनके जो नोडल मिनिस्ट्रीज है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना पूरी रहेगी। ठीक, चलते हैं आगे। तो जो भी बेनिफिशरी हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के, वो इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक, आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो कौन से लोग होंगे इनकम टैक्स पेयर? वो लोग जिनकी भैया इनकम, अभी मैं बात करूं पिछले साल तक की, तो 5 लाख से ऊपर है ना, या फिर इस साल से 7 लाख से ऊपर। ठीक है, तो खैर वो लोग इनकम टैक्स पेयर हैं। मतलब जैसे मैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूं तो मैं इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकता। तो यहीं पे इसने एक बहुत बड़ा देखिए कैप लगा दिया, 1.5 करोड़ की लिमिट देता है टर्नओवर की, और कहता है कि इनकम टैक्स पेयर हो तो फायदा नहीं ले सकते। मतलब बहुत सारे लोग वैसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इनकम टैक्स भर रहे होंगे, भले उनकी जो टर्नओवर होगी वो 70 लाख हो, 60 लाख हो, तभी वो बाहर होने की गुंजाइश बन जाएगी। ठीक, चलते हैं दोस्तों आगे थोड़ा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं, राइट, और कहीं भी एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, पूरे बैच की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे कोर्स की नहीं, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह की नहीं, मैं उन्हीं बच्चों को मतलब समझाना चाह रहा हूं कि जो वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, कहीं हिस्ट्री पॉलिटी ये सारी चीज़ें आपकी कवर्ड हैं, आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है, आपको तैयार करना है सिर्फ अकाउंट्स, ऑडिटिंग, लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे लाइव क्लासेस एज वेल एज वीडियो बैच में आपको दोनों क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ्स मिल जाएगी आपको हर क्लास की, और सेक्शनल क्विजेस और मॉक्स मिल जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें तो एक स्ट्रक्चर देने के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके साथ जो टीचर हो वो इतना डेडिकेटेड हो कि वो सिर्फ पढ़ाने के लिए ना पढ़ाए, वो सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ा रहा हो, वो लगातार मेहनत करके वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके, वो खोज के क्वेश्चंस निकाले कि यार इनकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, तो ये मैं अपने बच्चों को दे देता हूँ, उनके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक, तो उस तरह की कोशिश होगी हमारी। ठीक, एक एक सब्जेक्ट जितने भी हम पढ़ाएंगे,
उसके साथ हम पूरी जस्टिस करेंगे और हम बहुत मेहनत करेंगे आपके साथ, जिससे कि आप सेलेक्ट हो जाएं। ठीक, जो फीस रखी हमने बहुत ही कम फीस रखी है, राइट, 1499 मात्र, ताकि आप लोग जो थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह वो भी जुड़ पाए बच्चे। ठीक, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप इस नंबर पे हमसे एक बार व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइट। दोस्तों, जहां तक मैं बात करूं आपसे सिलेक्शंस की, तो हमने पीछे बहुत सारे सिलेक्शन दिए, राइट, यूपीएससी में एज वेल एज एसएससी सीजीएल की जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट आती है, जहां पे अकाउंट्स फाइनेंस वगैरह भी आता है, तो उसमें हमने बहुत सारा सिलेक्शन दिया, ऑल इंडिया रैंक 1 तक दिया हमने, और इतने सिलेक्शंस दिए हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वही चीज़ आपके साथ भी रिपीट करना चाहते हैं, पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करना चाहते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। बात हो रही थी नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो उसकी बात करते हैं। इनरोलमेंट का प्रोसीजर क्या है? ठीक, तो अगर किसी को इनरोल होना है तो विजिट कर लेगा अपना कॉमन सर्विस सेंटर CSC। क्या क्या विजिट करेगा? कॉमन सर्विस सेंटर। अब बात आती है कि ये कॉमन सर्विस सेंटर है क्या? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के सरकार के जो भी प्रोग्राम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में ये बहुत सहायक है कॉमन सर्विस सेंटर, राइट। आइए समझते हैं जरा। तो करना क्या है आपको? खैर, जो भी एनरोल होना चाहता है, जो भी व्यक्ति जो ट्रेडर है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, वो विजिट करेगा कॉमन सर्विस सेंटर, अपना आधार लेता जाएगा वहां पे, और सेविंग बैंक अकाउंट या इवन जो आपका जनधन योजना में अकाउंट है वो आप ले जा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको लेके जाना है। मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भैया नेशनल पेंशन स्कीम जो ट्रेडर्स की है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एनरोलमेंट के लिए, तो आप सीधा सा बोल देंगे कि आधार चाहिए और सेविंग बैंक अकाउंट। इसके अलावा दोस्तों सेल्फ सर्टिफाई आपसे कराया जाएगा। ठीक है, सेल्फ सर्टिफाई, ये दोनों ही स्कीम में आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आपके एज, एक तो आधार से और एक सेल्फ सर्टिफिकेशन वहाँ पे आपसे लिखवा लेंगे, ठीक, कि आपकी एज इतनी ही है, राइट। अब दोस्तों बात, अभी हम बढ़ेंगे आगे। ये तो हमने समझ लिया कि हमें किस तरह इनरोल होना है। मतलब मैं 18 और 40 के बीच में हूँ और मैं इनरोल होना चाहता हूँ, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूँ, मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, मैं इनकम टैक्स नहीं भरता और किसी भी सोशल सिक्योरिटी वाली स्कीम में कवर्ड नहीं हूँ, एनपीएस, ईपीएफओ, ईपीएफ या ईएसआईसी वगैरह में। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपना आधार लूंगा, सेविंग बैंक अकाउंट का जो भी है आईएफएससी कोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आईएफएससी कोड होना चाहिए। वो लेके पहुंच जाऊंगा कॉमन सर्विस सेंटर पे, एक सेल्फ सर्टिफिकेशन वहाँ पे वो लिखवा लेंगे और उसके बाद मैं इसके लिए मैं इस स्कीम का मेंबर बन जाऊंगा और मैं अपना कंट्रीब्यूशन हर महीने मेरे अकाउंट से कटता रहेगा। ये है पूरा प्रोसीजर, समझ गए आप? ठीक। और जब मेरी उम्र 60 साल हो जाएगी उसके बाद मुझे हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलती रहेगी। यहाँ तक हो गई पूरी बात। दोस्तों, इसकी जो वेबसाइट है कॉमन सर्विस सेंटर की सरकारी, वो ये है csc.gov.in। तो इसको लिखा बस मैंने इसलिए ताकि आपको एक आइडिया लगे कि सरकार का एक बहुत बड़ा प्लान है ये। ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी बस एक कॉमन सर्विस सेंटर खोल दिया आपके एरिया में तो भैया बस छोटी सी चीज़ है, इग्नोर कर सकते नहीं। सरकार का इससे बहुत बड़ा मकसद है। ठीक है क्या कॉमन सर्विस सेंटर? और ये जो सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में, ये मैंने सरकारी वेबसाइट से ही उठाई है। ठीक, क्योंकि ऑथेंटिक रिसोर्सेस से ही हमें पढ़ना चाहिए, इधर उधर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहता है भाई कॉमन सर्विस सेंटर जो स्कीम है बेसिकली एक स्कीम भी है, ठीक है, और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है सरकार की। ठीक, जो कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक्सेस पॉइंट हैं, वो एक्सेस पॉइंट हैं। उनके थ्रू सरकार जो है आपको एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वगैरह देती है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स को, हेल्थ केयर वगैरह, फाइनेंशियल एजुकेशन और जितने भी एग्रीकल्चर सर्विसेज, जो भी सरकार के मतलब कार्यक्रम है अलग अलग, उनको आपके तहत आप तक पहुंचाती है थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर। बात समझे? अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह भी आ गई। ठीक है, तो कॉमन सर्विस सेंटर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है, इसको याद रखिए। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे। ठीक,
तो प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं कंट्रीब्यूशन की, तो भैया कितना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। एक बच्चा आता है, कहता है सर मैं एक ट्रेडर हूं और या मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मेरी एज 18 साल है, मैं इस स्कीम में शामिल होना चाहता हूं एनपीएस में, एनपीएस ट्रेडर्स वाले में, तो मुझे कितना रुपया कंट्रीब्यूशन हर महीने देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ही चार्ट मैंने आपके सामने रखा है ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। एज 18 साल है, एज 18 साल है, तो इस व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 55 रुपए होगा। सरकार भी अपनी साइड से 55 रुपए डालेगी इस स्कीम में, टोटल 110 रुपए हर महीना ये देता रहेगा। अगर आपकी एज आज की डेट में 19 साल है तो आप 58 रुपए 58 रुपीज, सरकार भी 58 रुपए मिलाएगी इसमें, और टोटल 116 रुपए ये फंड क्रिएट होता रहेगा, जाता रहेगा। कहां जाएगा उसकी भी बात करूंगा आपसे, टेंशन मत लो। ठीक, 20 साल एज है तो उसी प्रकार से थोड़े पैसे 3-3 रुपए बढ़ते चले जा रहे हैं, 3 रुपए 4 रुपए बढ़ जाएंगे। ठीक, मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है कि कितने रुपए देने हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी एज के आधार पे। आपकी एज जिस हिसाब से जितनी होगी उस हिसाब से आपसे कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। ठीक, आपके अकाउंट से उतना ही रुपया कटेगा, और सरकार भी अपने साइड से इस स्कीम में आपके लिए उतने ही रुपए डालेगी। ठीक है, और ये टोटल पैसा इकट्ठा होता रहेगा। अच्छा, ये जो पूरा कॉर्पस क्रिएट होता है, जो पूरा फंड क्रिएट होता है, वो क्या किया जाता है? सरकार जो आपसे पैसे ले रही है एज वेल एज खुद भी डाल रही है इस स्कीम में, उसका क्या करती है दोस्तों? उसके लिए पूरी हमारे पास बॉडी है, और जिसका मतलब जिम्मेदारी दी गई है एलआईसी को, तो वो सारे पैसों को निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है, उस पर इंटरेस्ट वगैरह कमाती है, ताकि जब आप रिटायर हो जाएंगे, मतलब 60 साल के हो जाएंगे, तो आपको पर महीने 3000 रुपया दिया जा सके। ठीक, तो ये है पूरा, समझ गए आप? मतलब आपका पैसा इकट्ठा किया गया, एलआईसी को दे दिया, हर महीने वो एलआईसी के पास जा रहा है। एलआईसी अलग अलग सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह में, मतलब जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सरकार के, जहां से भी ब्याज मिल सकता है, वहां उस पैसे को लगाती है। ठीक, ये काम करती है। आइए प्यारे बच्चे थोड़ा आगे चलते हैं, अब समझते हैं एग्जिट और विड्रॉवल। अब सोचिए, आपने एग्जिट और विड्रॉवल भी समझ लिया तो फिर बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी अपने आप। ठीक, तो मान लीजिए कि मैंने स्कीम में बस पार्टिसिपेट किया, मैं मेंबर बन गया, और विद इन 10 ईयर्स, मतलब 2-4 साल बाद मैं कहता हूं कि जी भैया मुझे इस स्कीम में नहीं रहना है, तो क्या मेरे पैसे डूब जाएंगे जो मैंने लगाया था, या उस पैसे का क्या होगा? बात समझ रहे हो? तो अगर मैं 10 साल के भीतर, अगर मैं 10 साल के भीतर उस स्कीम से एग्जिट मार जाता हूं, ठीक है, तो उस केस में मैं अपने पैसे ले सकता हूं सारे, लेकिन मुझे वही पैसा मिलेगा जो मैंने कंट्रीब्यूट किया था। मतलब मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, सरकार भी कंट्रीब्यूट कर रही थी, लेकिन मुझे सिर्फ मेरा शेयर मिलेगा, और उस शेयर के साथ बैंक का इंटरेस्ट भी उस पर मिल जाएगा। सेविंग बैंक अकाउंट पे जितना भी इंटरेस्ट जनरली आप देखेंगे 4% के आसपास रहता है, तो वो 4% का बैंक रेट भी मुझे मिल जाएगा। किस केस की बात कर रहा हूं? 10 साल के भीतर अगर मैंने स्कीम क्लोज कर दी ड्यू टू एनी रीजन, मेरे पास पैसे ही नहीं हो पा रहे थे कि मैं इनके 50 रुपए 55 रुपए भरूं, तो मैंने बंद कर दी, तब क्या होगा? तब मुझे मेरा पूरा पैसा मिल जाएगा, सरकार वाला कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, और बैंक का इंटरेस्ट रेट जो भी है उसके हिसाब से उस पर ब्याज मिल जाएगा। एक हो गई 10 साल की बात। अब अगर मैं 10 साल से तो चला लिया, और 60 साल के बीच में, मतलब 10 साल तो मैंने स्कीम चला ली, 10 और 60 के बीच में कभी भी एग्जिट कर जाऊं, तब क्या होगा? मतलब मैंने 20 साल स्कीम में रहा मैं, और अब मैं एग्जिट कर रहा हूं। ठीक, राइट? बात समझिएगा जरा। मतलब मैं 10 साल से ज्यादा इस स्कीम में रहा, और मेरी एज अभी 60 हुई नहीं। अगर मेरी एज 60 हो जाएगी तो मेरी पेंशन चालू हो जाएगी। 10 साल से ज्यादा इस स्कीम में रहा, मान लीजिए मेरी एज हो गई 30 साल या 40 साल, तब, और मैंने उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दिया, मैंने 60 तक अपना कंट्रीब्यूशन नहीं भरा, तो उस केस में क्या होगा? मुझे मेरा पूरा पैसा जितना मैंने कंट्रीब्यूट किया था, सरकार ने नहीं, सिर्फ मैंने, जितना भी मैंने कंट्रीब्यूट किया था वो पैसा मुझे मिल जाएगा। इसके अलावा अब जो ब्याज है वो कितना मिलेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। यही अंतर आ जाता है 10 साल के अंदर जब आप इससे बाहर निकलते हैं, और 10 साल आप रुक जाते हैं लेकिन आपकी ये 60 नहीं हुई, उसके बीच में कभी निकलते हैं, तब थोड़ा सा अंतर आता है। तो दोस्तों, आपका कंट्रीब्यूशन आपको दे दिया जाएगा, इसके और साथ में देखा जाएगा कि बैंक का रेट कितना चल रहा है ब्याज का,
मान लीजिए बैंक का ब्याज का रेट 4% चल रहा है, 4% देख लिया। उसके बाद देखेंगे LIC ने जो पैसे लगाए थे इनके, उसने कितने रुपए कमाए, वहां पे कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, वहां मान लीजिए 6% मिल रहा है। ठीक, तो मुझे 6% ब्याज दे दिया जाएगा मेरे पैसे पे। लेकिन अगर मान लीजिए बैंक का रेट 4% है और LIC ने कमाए हैं 3% रेट के हिसाब से, तो मुझे उस केस में बैंक वाला दे दिया जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो मेरा कंट्रीब्यूशन जो पूरा मैंने कंट्रीब्यूट किया है वो मुझे वापस मिल जाएगा, और साथ में जो भी इंटरेस्ट मैंने कमाया, मतलब किस पे, फंड पे अपने, वो देखा जाएगा कितना है, और सेविंग बैंक का रेट देखेंगे कितना है, दोनों में से जो ज्यादा है वो मुझे दे दिया जाएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। आइए चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मान लीजिए कि बेनिफिशियरी रेगुलरली कंट्रीब्यूट कर रहा था और उसकी डेथ हो गई। मान लीजिए बेनिफिशियरी पैसे दे रहा था, देता 60 साल तक देता, लेकिन उससे पहले उसकी डेथ हो गई। अब इस केस में सरकार दो रास्ते देती है, दो विकल्प देती है। कहती है जो भी उनके स्पाउस हैं, मतलब जो आदमी था अगर उसकी वाइफ चाहे तो, या वाइफ कोई वाइफ है तो उसका हस्बैंड चाहे तो, ठीक है, तो उस केस में जो उनके स्पाउस हैं वो क्या कर सकते हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं इस स्कीम को बाई गिविंग द कंट्रीब्यूशन। मतलब वो रेगुलरली कंट्रीब्यूशन देते रहें और वो स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा, अगर वो नहीं चाहते कंटिन्यू करना तो अपना पैसा ले सकते हैं, लेकिन उस केस में भी सिर्फ उनको उनका कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और एक चीज और मिलेगी, एक तो बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, अब फिर से देखा जाएगा ब्याज एक्चुअल में कितना कमाया है उनके पैसे ने, ठीक है, ये देख लेंगे। और देखेंगे कि बैंक का रेट कितना है, बैंक की ब्याज दर कितनी है, बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना है। दोनों में से जो ज्यादा होगा दोस्तों, जो भी ज्यादा होगा दोनों में से, वो दे दिया जाएगा। ठीक, मतलब भैया ये आपका कंट्रीब्यूशन, आपके हस्बैंड का, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई मान लो तो वाइफ से कहेंगे कि आपके हस्बैंड का इतना कंट्रीब्यूशन था, ये आप लीजिए, और साथ में देखिए इतना ब्याज आपके हस्बैंड के पैसे ने कमाया था, जो भी LIC वगैरह ने लगाया है जिसको, या फिर बैंक रेट मिलता तो इतना मिलता, दोनों में जो ज़्यादा है वो हम आपको दे देते हैं, तो ये दे दिया जाएगा, सरकार वाला कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाएगा। ठीक, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। अब एक और कंडीशन हो सकती है दोस्तों कि वो उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि वो परमानेंटली डिसेबल हो जाए। वो पैसे तो अपने दे रहा था, बेनिफिशियरी रेगुलरली कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन वो परमानेंटली डिसेबल हो गया 60 साल से पहले ही, और वो अब पैसे नहीं दे सकता। ही कैन नॉट कंटिन्यू द स्कीम। ठीक, मतलब वो स्कीम से बाहर, उसकी मतलब असमर्थ है स्कीम को कंटिन्यू करने में। इस केस में भी उसे दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता ये है दोस्तों कि उसकी जो स्पाउस है, मेल था तो उसकी वाइफ, फीमेल था तो उसका हस्बैंड, ठीक है, वो कंटिन्यू कर ले स्कीम। ठीक, वो कंटिन्यू कर ले, कंट्रीब्यूशन भरती रहे या भरता रहे, तो स्कीम चलती रहेगी, और 60 का जब ये हो जाएंगे तो फिर पैसे मिलने लगेंगे, राइट। और दूसरा ये है कि वो चाहे तो एग्जिट कर सकती है या कर सकता है स्कीम से। अगर वो एग्जिट करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि उनको उनका पैसा बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन जो भी था वो, साथ में देख लेंगे कि आपके पैसे ने कितना इंटरेस्ट कमाया, एक चीज ये देख लेंगे, या फिर बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या है, दोनों में से जो ज्यादा होगा उतना ब्याज आपको दे दिया जाएगा इस पे। ठीक, सो दिस इज द होल थिंग। अब चलते हैं दोस्तों आगे, थोड़ा सा और देखते हैं। एक चीज ये है कि अगर आप डिफॉल्ट कर दो तब क्या होगा, आपके पैसे क्या डूब जाएंगे। मतलब आपने स्कीम में पार्टिसिपेट तो कर लिया खुशी खुशी में, बाद में भरे ही नहीं रहे पैसे, तो आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो उस केस में क्या है प्रोविजन। उस केस में सरकार बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहती है कि आपके पैसे डूबेंगे या नहीं, वो कहती है कि आप, ठीक है, आपने 1-2 साल डिफॉल्ट में रहे, नहीं दिया, कोई बात नहीं, एक काम करो, जितना भी आपका एंटायर आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, जितना भी आपका ये जो मान लो 2 साल अगर आपने पैसे नहीं दिए, तो 2 साल का जो भी ड्यूज बनता है उसको आप दे के आप रेगुलराइज करा सकते हो अपनी ये स्कीम, अपने कंट्रीब्यूशन को। ठीक है, उसके साथ हो सकता है सरकार कुछ पेनल्टी वगैरह भी थोड़ी बहुत लगा दे, तो वो भी आपको देना पड़ेगा, वो डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। मतलब कोई रेट नहीं दिया है, अब रेट नहीं है तो नहीं लेगी, बात समझ रहे हो, लिख दिया है कि एज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, लेकिन कोई स्पेसिफाइड रेट नहीं है तो नहीं लेगी। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे
एंटायर आउटस्टैंडिंग ड्यूज आप जमा कर सकते हैं, और साथ में आप पेनल्टी अगर कोई है, कोई चार्जेस हैं तो वो जमा कर देंगे। ठीक, तो अब देखिए आपने सारी चीजें ही दोस्तों इस जो स्कीम की है, मतलब ज्वाइन करने का एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, सारी चीज़ों को एक एक करके समझा। ठीक, कितनी मिलेगी पेंशन, अगर डेथ हो जाए, पेंशन मिल रही थी, डेथ हो गई तो 50% मिलेगी, लेकिन स्कीम बीच में छोड़ रहे हैं तो क्या प्रोविज़न है, निकाल रहे हैं अपने पैसे तो क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी हैं। अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया तो आप चाहो तो रेगुलराइज कर सकते हो। ठीक, ये सारे ही प्रोविजंस हैं। राइट, सो आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिली है इस पे, और बस यहीं तक आपसे बात करनी थी इस स्कीम के बारे में। मुलाकात होगी आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।